हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी फैमिली के सामने सर यहाँ पे आ चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे और सही तरह से आपकी तैयारियां चल रही होंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, इस बार हमें जुलाई में एग्जाम निकालने हैं। इस बार इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हमें इंक्रीज करना है। वो अगर कम भी करना चाहता है ना, वो कहता है इस बार बच्चे कहाँ फेल करूं, क्योंकि इतने सारे बच्चे तैयारी करके आए हैं, इतनी बढ़िया से वो तैयारी करके आए ना, इस बार मैं रिजल्ट कम कर ही नहीं सकता। तो हर बच्चे ने बिल्कुल जबरदस्त तैयारी करके जानी है। और डेली शाम को मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, पूरे दिन में आप कुछ भी करो, पूरे दिन में कुछ भी करो, बट डेली शाम को आधा पौना घंटा सेशन जरूर अटेंड किया करो सर। क्योंकि अगर आप ये सेशन अटेंड करोगे ना, मुझे पक्का पक्का पता है इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। एग्जाम में आप मुझे याद करोगे, इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर लेंगे ना कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डरते हैं, प्रैक्टिकल पेपर से डरते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले जब तक हमारे एग्जाम नहीं आते, डेली मैं आधा घंटा आपके वो सारा डर निकाल दूं कि आपको ये लगे नहीं यार मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा फेस टू फेस बैच अभी खत्म होने वाला है, तो उसके अंदर मैं कल कुछ बातें समझा रहा था, वो मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी होगी। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या होता है, कुछ अच्छी वीडियोस होती है ना, वो बच्चा कम देखता है। और अगर यही मैं यहाँ पे आपको डांस करके दिखाऊंगा, यही मैं आपको मुजरा करके दिखाऊंगा, यही मैं किसी की बुराई करके दिखाऊंगा ना, आप इस वीडियो को इतना फैला दोगे जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं होगी। और जब मैं कुछ अच्छी बातें बोलूंगा ना, वो बच्चा पहली बात तो वो देखेगा ही नहीं, उसको पता है अच्छी बातें हैं, इसको मैं क्यों देखूंगा। तो मैंने फेस टू फेस वाले बच्चों को कुछ बातें समझाई थी और मैंने इस उम्मीद से मैंने वो यूट्यूब पे डाली थी कि मेरे यूट्यूब पे इतनी सारी फैमिली के मेंबर हैं, तो शायद उन बच्चों को बातें वो समझ में आ जाए। बट मेरे ख्याल से बच्चों ने वो देखी नहीं है, बट जिन्होंने भी देखी है होप्स तो उन्हें कुछ बातें समझ में आई होंगी। और जिन्होंने नहीं देखी, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्लीज एक बार वीडियो जरूर देखना। मे बी आपको लाइफ में ना वो बातें बहुत काम आएंगी और आपकी लाइफ भी चेंज करेंगी सर। वो बातें मेरे दिल से निकली और मैं ऑलवेज उसके अंदर बस मैंने नॉर्मली यही बोला कि लाइफ में फ्यूचर में आपको क्या बातें फॉलो करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। वो सिर्फ मैंने 10 से 15 मिनट की वीडियो है, अगर हो सके टाइम मिले उसको जरूर देखना जी। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। तो फाइनली आज हमारा सेशन यहाँ पे है, स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 25 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आईसीएसआई के जो हमारे एमसीक्यूज है, पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 3 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए जून 16 तक के। आज हमें दिसंबर 16 का पेपर कंप्लीट करना है। उसके पहले 35 क्वेश्चन करेंगे, उसके जो भी आंसर उसमें गलत हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे जिन बच्चों को डाउट थे ना लास्ट पेपर के अंदर, उनका मैंने रिप्लाई ऑटोमेटिकली कमेंट बॉक्स में कर दिया है, तो प्लीज आपने वो डाउट देख लेना। और किसी बच्चे का डाउट था नहीं तो आज हम डाउट डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इस सेशन में कोई भी डाउट्स होगा, फिर वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट सेशन में आने से पहले मैं डाउट्स ले लूंगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें क्लास। पक्का पक्का सारे बच्चे आ चुके हैं। अब मैंने वैसे बच्चे कम हो गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कल भी देखा था घर बैठ के बच्चे कम हो रहे हैं। रीजन बिंग क्योंकि एग्जाम डिले हो गया। बट ये बात अच्छी नहीं है सर, ये बात अच्छी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, जितने बच्चे कम होंगे, 400 बच्चों से ये स्टार्ट हुआ था और 150 बच्चों तक रह गया। या तो वो 250 बच्चे बाद में देखते हैं, या वो देखते ही नहीं है, या उन्हें ये लग रहा है कि ये किसी काम की बातें नहीं है। बट उन्हें ये नहीं पता कि जब ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना, वो याद करेंगे हमने सेशन क्यों अटेंड नहीं किया। तो जितने बच्चे भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों को ये बोल दिया करो कि भैया आधा घंटा ये वेस्ट नहीं होता। ये आधा घंटा वो मुझे अप्रिशिएट करे ना करें, कम से कम उनके भले की ही बात कर रहा हूं, मेरे भले की बात नहीं है। तो प्लीज आधा घंटा आ जाया करो। क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चन बन जाए, क्या पता इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम देने में डर ही ना लगे। क्या पता 3 घंटे हमारे माइंड में वो सारे क्वेश्चन रिकॉल हो जो हमने यहां पर किए हो। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। उन बच्चों को नहीं पता भी, वो बच्चे अपने एटीट्यूड में जी रहे हैं, अपने अहंकार के अंदर जी रहे हैं, पता नहीं किस तरीके का एटीट्यूड उनके अंदर है।
तो प्लीज जितने बच्चे यहां पर बैठते हैं उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है, और जो बच्चे यहां पर नहीं बैठते उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आपके भले की बात होती है, प्लीज अगर डेली शाम को आधा घंटा देख लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा बहुत बड़ा होगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें सेशन। पक्का पक्का? यस सर। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आज हमें पेपर जो हमें स्टार्ट करना है ना, आज हमें पेपर स्टार्ट करना है दिसंबर 16 का। अब दिसंबर 16 के इनकम टैक्स के पहले 35 क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट करने हैं। उसमें जहां जहां गलतियां होंगी उसको हम रिवाइज करेंगे। आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बेस पे मुझे आपने आंसर देना है। ठीक है जी, और स्टार्ट करने जा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर ए इनकम टैक्स का स्टार्ट होने जा रहा है जी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 देखना जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म असेसी मींस ए पर्सन। इसका मतलब क्या है? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में असेसी का मतलब क्या है। सर याद करो, सेक्शन 2 आपने पढ़ा होगा। सेक्शन 2 में ना असेसी की डेफिनेशन थी। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि असेसी का मतलब क्या होता है, कि जो पर्सन इनकम टैक्स में टैक्स देने के लायबल होगा वो असेसी बन जाएगा, जिसके ऊपर असेसमेंट चल रही होगी वो असेसी बन जाएगा, जो किसी ने कोई डिफॉल्ट किया होगा वो असेसी बन जाएगा। तो असेसी की कई तरह की कैटेगरी होती है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। एक तो नॉर्मल असेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी, एक असेसी इन डिफॉल्ट, एक जिनके ऊपर असेसमेंट चल रही होती है। तो एक बार चेक करते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म असेसी मींस ए पर्सन हु इज एन असेसी इन डिफॉल्ट, ये भी बन जाएगा। फ्रॉम हुम टैक्स इज ड्यू, जिसके ऊपर टैक्स ड्यू हुआ है वो भी असेसी बन जाएगा। अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन, मतलब जिसके ऊपर असेसमेंट चल रही है वो भी असेसी है। तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों आंसर हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था, इसको उठाना पड़ेगा आपको। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन क्या कि एसएससी में कौन कौन कवर होगा, तो एसएससी में तीनों कैटेगरी कवर होंगी, ये तीनों ही हमारे एसएससी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स आर प्रिस्क्राइब इन। इनकम टैक्स के नॉर्मल रेट कहां पर दिए हुए हैं? इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स रूल्स में, फाइनेंस एक्ट में और सीबीडीटी के सर्कुलर में। आपने आप बोल देना, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है सर, उठाओ इसको फटाफट से उठाओ। किस में दिए हुए? फाइनेंस एक्ट में दिए। एक बच्चा भी सामने बैठा है, कह रहा भाई यार मेरे को लग रहा है सर ने इसका ना आंसर गलत दे दिया, क्योंकि इनकम टैक्स के रेट ना इनकम टैक्स एक्ट में भी दिए होते हैं, और सर ने क्लास में हमें बताया भी था, और यहाँ पे सर फाइनेंस एक्ट बोल रहे हैं। हाँ सर ने आंसर गलत दे दिया। एक बात में सोच के बताओ नालायक को, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने क्या बोला? नॉर्मल रेट। उसने नॉर्मल रेट की बात की है। आप घर में जाके डायग्राम देख लेना। आपको मैंने कहा था टैक्स के दो रेट होते हैं, एक तो नॉर्मल रेट, जनरल रेट और एक स्पेशल रेट। स्पेशल रेट कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111, लॉटरी वाले, ठीक है, कैजुअल इनकम वाले, ब्लैक मनी वाले, डिविडेंड इनकम वाले, वो सारे स्पेशल रेट होते हैं। और आपको मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो भी आपके स्पेशल रेट होंगे ना वो इनकम टैक्स एक्ट में होंगे, और जो नॉर्मल रेट होंगे वो फाइनेंस एक्ट में होंगे। तो इसने क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि रेट जो होते हैं वो रेट कहां दिए होते हैं, वो कह रहा है नॉर्मल रेट कहां दिए होते हैं। अच्छा हाँ सर, याद आ गया सर, सॉरी सर हमसे गलती हो गई थी, हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तभी कहता हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जब पिछले वाला दोस्त उंगली मारेगा ना, उसको बोल देना कि भैया तू पीछे ही रह, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर किया था कि नॉर्मल रेट फाइनेंस एक्ट में होते हैं और जो स्पेशल रेट होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन डी होता ना, तो ऑप्शन डी अगर मैं देता, अगर पेपर मैं बनाता, तो मैं इसमें लिखता फाइनेंस एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट दोनों में। तो कई बच्चे क्या करके आते? दोनों करके आते। तो सर आंसर दोनों तब करके आना अगर वो रेट की बात कर रहा है, अगर वो नॉर्मल रेट की बात कर रहा है तो नॉर्मल रेट आपके फाइनेंस एक्ट में ही होते हैं, जो स्पेशल रेट होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसने रेट जो हमसे पूछे हैं वो रेट कौन से पूछे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जी, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है जी। अब इसमें ना पुराना क्वेश्चन है, इसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात की है। आप सब जानते हो कंपनी वाले केस में कॉन्सेप्ट क्या लगता है? पोयम वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं, एक फॉरेन कंपनी है, उसकी पोयम जो है ना वो इंडिया में है। अब अपने बोल दो, अगर एक कंपनी की पोयम इंडिया में है, अगर एक कंपनी की पोयम इंडिया में है फॉरेन कंपनी की, तो वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। तो आंसर क्या निकल जाएगा? रेजिडेंट। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये पोयम कॉन्सेप्ट की गाइडलाइंस नहीं आ चुकी हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कई ऐसे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, पोयम कॉन्सेप्ट है क्या। तो मेरे कृष्ण भगवान के अवतार, मेरे राधा रानी के अवतारों, आपको पता है श्री कृष्णा स्टार्ट हो गया, तो आज से मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हो, क्योंकि आप मेरे लिए भगवान हो।
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आप मुझे भगवान बोलते हो, मैं आपको भगवान बोलूंगा, ये बात ध्यान रखना फिर, क्योंकि भगवान कोई नहीं है, भगवान कोई भी नहीं बनता। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि आप मेरे लिए यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हो, आप अपना टाइम निकाल के बैठे हो ना, तो प्लीज अब ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं कि अब जो ये पोयम कॉन्सेप्ट है ना, ये पोयम कॉन्सेप्ट कई बच्चों को नहीं पता ये पोयम कॉन्सेप्ट है क्या। इस पोयम कॉन्सेप्ट की पूरी कंप्लीट डिटेल के अंदर वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। आप अगर सर्च करोगे पोयम कॉन्सेप्ट बाय सी विवेक गाबा, वो कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। पहले वो कॉन्सेप्ट देख लेना, फिर ये क्वेश्चन देखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था रही, इंडियन कंपनी की पोयम कहीं पर भी हो हमेशा रेजिडेंट बनेगी। मेरे पीछे बोलो, इंडियन कंपनी की पोयम कहीं पर भी हो हमेशा क्या बनेगी, रेजिडेंट बनेगी। फॉरेन कंपनी वाले केस में दो केस होते हैं, या तो टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी या टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी। अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो हमेशा वो एनआर बनेगी, और अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उस केस में पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर उस फॉरेन कंपनी की पोयम अगर इंडिया में होगी तो रेजिडेंट बनेगी, अगर पोयम बाहर होगी तो वो क्या बनेगी, एनआर बनेगी। अब उसने बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया से बाहर। अब मुझे यही नहीं पता इसकी टर्नओवर कितनी है। अब अगर मुझे टर्नओवर ही नहीं पता तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मैं एक्चुअल देखूं इस क्वेश्चन में गलती है, बट मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं इस फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, और अगर पोयम उसकी इंडिया में होगी तो मैं क्या मान लूंगा, रेजिडेंट मान लूंगा। तो कमेंट बॉक्स में यह मत लिखना कि सर अगर इसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक होती, तो भैया अगर इसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक होती ना तो ये फॉरेन कंपनी की पोयम कहीं पर भी हो या हमेशा एनआर बन जाती। क्योंकि जिसकी फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है उस पर पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता। आपको मैंने कहा भी था नई गाइडलाइंस आई हैं, तो उस नई गाइडलाइंस को पहले पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जिन्होंने पोयम कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा वो एग्जाम में गलती करके आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस मैं यहां लिख भी देता हूं, आप वहां पे सही कर लेना। अगर मैं एज्यूम करता हूं, अगर मैं एज्यूम करता हूं इसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है, फिर तो इसका आंसर आएगा एनआर। और अगर मैं एज्यूम करता हूं इसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और पोयम उसकी इंडिया में है, फिर इसका आंसर आएगा आर। तो मैंने एज्यूम की है 50 करोड़ से ऊपर, इसलिए मैंने आंसर क्या बोला, रेजिडेंट बोला है। आप अगर अलग एज्यूम करोगे तो इसका आंसर एनआर भी बन सकता है। बच्चा कहता है अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आ ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अगर ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो एग्जामिनर 100% आपका टर्नओवर बताएगा उसकी टर्नओवर कितनी है। क्योंकि सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये दिसंबर 16 का पेपर है जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं, तो भैया उस टाइम पुराना लो था, अब नया लो है। अब अगर नए लो के बेस पे क्वेश्चन बनेगा तो वो रिवाइज करके देगा। बस इतना ध्यान रखना कि फॉरेन कंपनी की टर्नओवर कितनी है वो बहुत ध्यान से पढ़ना। 50 करोड़ तक वालों पर पोयम कॉन्सेप्ट नहीं लगता, हमेशा एनआर बनती है। और अगर 50 करोड़ से ऊपर है फिर पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये पोयम निकालते कैसे हैं उसकी गाइडलाइंस आपने क्लास के अंदर की होंगी। और इंडियन कंपनी वाले केस में तो पोयम कहीं पर भी हो हमेशा ही रेजिडेंट मानी जाती हैं, ये बातें भी आपने क्लास में की होंगी। ये बात क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बताओ कितना सिंपल है। आगे और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टैक्स हॉलीडे अंडर सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट्स इन SEZ इज अलाउड फॉर ए टोटल पीरियड। वो ये बात कहना चाह रहे हैं सेक्शन 10AA में जो हमें डिडक्शन मिलती है वो टोटल कितने साल की मिलती है। अगर आपको बताओ 15 साल की मिलती है जी। जो बच्चे अभी फेस टू फेस बैच के अंदर हैं या ऑनलाइन क्लास के अंदर उनका भी ये सेक्शन हुआ नहीं है, बट मैंने उनको क्लास के अंदर बता दिया है। ठीक है जी। बट आपको बताऊंगा कि हमारा एक चैप्टर बनेगा डिडक्शन वाला, डिडक्शन का एक चैप्टर है, उसमें एक सेक्शन 10AA भी है डिडक्शन का। उसमें ये SEZ वाले केस हैं कि अगर कोई यूनिट आपकी SEZ के अंदर है ना तो पहले 15 साल तक हम प्रॉफिट एग्जम्प्ट करते हैं, बट सारे नहीं। पहले 5 साल तक के 100%, अगले 5 साल के 50%, उससे अगले 5 साल के 50%, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उसने हमसे मांगा क्या है कि 10AA में जो टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं टोटल कितने साल के लिए मिलते हैं, 15 साल। तो आंसर क्या बनेगा, 15 साल। ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 10AA किया होगा उनको ये बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने 10AA नहीं किया तो बस इतना ध्यान रखना SEZ में अगर कोई भी आपकी यूनिट होगी तो उस केस में गवर्नमेंट आपके प्रॉफिट एग्जम्प्ट कर देती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये नहीं कह रहा 15 साल, बट 15 साल 100% नहीं होते। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, उससे अगले 5 साल 50%, बट कुछ कंडीशन होती हैं। टोटल 15 साल तक आपके टैक्स हॉलीडे होते हैं, बस ये बात ध्यान दो। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 5 है पवन एम्प्लॉयड इन मैजिक लिमिटेड was eligible for transport allowance 2000 per month to meet his travel expenditure from the residence to office. He actually incurred 1200 per month towards travel. The amount of travel allowance chargeable to tax as perquisite would be. क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना टैक्सेबल होगा वो बता दो।
अब एक क्वेश्चन दिसंबर 16 का है, उस टाइम यहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की लिमिट होती थी 1600 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 1600 रुपए एग्जाम्प्ट था, हैंडीकैप के लिए 3200 पर मंथ एग्जाम्प्ट है, ठीक है जी, और हैंडीकैप के लिए आज भी एग्जाम्प्ट है, बट नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब फुली टैक्सेबल हो चुका है। और जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो फेस टू फेस वाले होंगे, चाहे वो ऑनलाइन क्लास वाले होंगे, चाहे वो यूट्यूब फैमिली के मेरे मेंबर होंगे, उन्होंने क्लास में किया होगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ना आपका 7 अलाउंस में कवर होता है। 7 अलाउंस कौन से? अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अब 1600 रुपए की कोई भी लिमिट नहीं है। इट मीन जितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब मिलेगा फुली टैक्सेबल होगा, उसमें कोई 1600 की लिमिट नहीं है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, इसमें इन्होंने 1600 रुपए ना एग्जाम्शन दी हुई है, बट हमें एग्जाम्शन देनी नहीं है। अब अगर ये सेम क्वेश्चन आज बन जाए तो जितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला फुली टैक्सेबल। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता हाँ सर ने ना मेरे को लग रहा है अमाउंट स्पेंट नहीं देखा, तो जो उसने खर्चा किया वो तो माइनस करेंगे ना। नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये अमाउंट स्पेंट वाला अलाउंस नहीं है सर। अमाउंट स्पेंट में कौन कौन से आते हैं? अमाउंट स्पेंट में डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये उस 6 में कवर ही नहीं है, उसमें हम अमाउंट स्पेंड चेक करते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में गलती से भी अमाउंट स्पेंड चेक मत कर लेना। कई आप में से कई बच्चे क्या करके आएंगे, 2000 माइनस 1200, 800 को कर देंगे मल्टीप्लाई, वो टैक्सेबल कर देंगे। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना जी। तो जितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, अगर जून 20 में एग्जाम है, दिसंबर 20 में एग्जाम है, जितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा फुली टैक्सेबल, जितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा फुली टैक्सेबल। अच्छा एक बात और, अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, बच्चे कहते हैं सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आपने वो कहा था, वो 70% ऑफ अमाउंट रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। सर वो आउट स्टेशन अलाउंस था, वो आउट स्टेशन अलाउंस था, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो वो आउट स्टेशन अलग है, ट्रांसपोर्ट अलग है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले केस में कोई भी एग्जाम्शन अब नहीं मिलती, सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिलती है 3200 रुपए। ये क्वेश्चन हैंडीकैप एम्प्लॉय का नहीं है। तो जितना मुझे मिला 2000 रुपए फुली टैक्सेबल, तो 2000 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा? 24,000 रुपए। इसका आंसर भी आएगा। तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, देखो मैंने ऊपर लिखा है, इसका आंसर आप पीछे चेक करोगे गलत है, उसको रिवाइज कर लेना। नया आंसर जो बनेगा, आंसर बनेगा 24,000 रुपए, ये आंसर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अरे एक बार झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। वैसे मैं आधा घंटा डेली आता हूं, 40 मिनट जो भी मेरे यहां पे लगते हैं, तो आपको सच्चे दिल पे हाथ रख के बोला, मुझे खुश करने के लिए नहीं, मुझे खुश करने के लिए नहीं, आपका दिल गवाही देगा। आपके हाथ में किताबें होंगी, आपके सामने कहीं मंदिर होगा जिसको भगवान को मानते। झूठ मत बोलना कि आपको फायदा मिलता है, कि आपको फायदा मिलता है। मैं कह रहा हूं अगर 10 बच्चे भी बोल देंगे ना कि मुझे फायदा मिलता है, थोड़ा सा मुझे ये लगेगा कि जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूं कम से कम आपके फेवर में है। ठीक है ना? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको फायदा मिलता है मुझे जरूर बताना सर, क्योंकि ना उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार मुझे बच्चों के लिए और मेहनत करनी है। बट जो दिल में आएगा, ऐसा नहीं है दिल में आ रहा है नहीं लिख देता हूं हाँ सर फायदा मिलता है, उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो आप अपने आप से चीट करोगे, अपने आप से झूठ बोलोगे। जिंदगी में ऐसे इंसान मत बनना। फायदा मिलता है, दिल से मिलता है तो यस है, तो कोई दिक्कत वाली बात है। अगर नहीं मिलता तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कई बच्चों को फायदा मिलता होगा, मिलता है ना? चलो फिर ठीक है। तो अलाउंस मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, फुली टैक्सेबल हो गया। 2000 मल्टीप्लाई 12, 24,000 पे हमारा टैक्सेबल हो गया। अगला हो जी, अगला क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉई ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिसीव 3 लाख एज इनकैशमेंट। लो जी क्वेश्चन आ गया लीव इनकैशमेंट का। क्वेश्चन लीव इनकैशमेंट का आ गया जी। ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ही हैज 18 मंथ लीव टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड हिज एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ 24,000। द टैक्सेबल अमाउंट लीव इनकैशमेंट वुड बी। कह रहे लीव इनकैशमेंट का टैक्सेबल अमाउंट कितना है? मेरी पूरी फैमिली मेरे सामने बैठी है, अलर्ट हो जाए जी फटाफट से। जो सामने बच्चा व्हाट्सएप खोल के बैठा है अभी, नालायक, शर्म तो नहीं आ रही? वैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा कह रहा है पढ़ते रहो, हम तो व्हाट्सएप खोल के बैठेंगे। हमारी लूडो गेम चल रही है, हमारी पबजी चल रही है, इसको छोड़ दो। ये 2 महीने मिले, वापिस नहीं आएंगे। आप याद करोगे ये टाइम हमारे पास पढ़ने का है, ठीक है ना? इधर ध्यान सुना, इधर देखो ध्यान से, याद करो लीव इनकैशमेंट में क्या था। लीव इनकैशमेंट के अंदर मैंने कहा था कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। सबसे पहला जितना एक्चुअल लीव मिलेगी वो, दूसरा 3 लाख रुपए की लिमिट, तीसरा 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, और फोर्थ मैंने कहा था अर्न लीव सैलरी, अर्न लीव सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। और फोर्थ में जो अर्न लीव सैलरी, उसका मतलब क्या होता है? जितने महीने की मैंने छुट्टियां नहीं ली उतने महीने को पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देना। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे लिखा है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। पहला 3 लाख, दूसरा भी 3 लाख। पहला 3 लाख क्यों? जितनी मुझे मिली है। दूसरा 3 लाख की लिमिट है। तीसरा
10 मंथ सैलरी, तो 10 मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी आपको निकाल के दी हुई है 24,000। अब अगर 24,000 एवरेज सैलरी निकाली है तो एवरेज सैलरी को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, 2,40,000 आएगा। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या था, अर्न लीव सैलरी, तो मेरी सैलरी कितनी बनती है 18 मंथ। उसने बोला ना कि 18 मंथ की छुट्टियां हैं, तो भैया 18 मंथ मल्टीप्लाई लास्ट 10 मंथ की सैलरी। अब आपने बोल देना इनमें से लीस्ट क्या बनेगा, इनमें से लिस्ट क्या बनेगा 10 मंथ वाला ना 2,40,000, तो भैया मिले मुझे 3 लाख है। अब 3 लाख में से अगर मैं 2,40 माइनस कर दूंगा तो 60,000 पे लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होगा। ये आंसर मेरा निकल के आएगा। सर एक बार ना दोबारा बता दो प्लीज, हमें ना याद नहीं आ रहा सैलरी में हमने क्या किया था, और हमें उम्मीद है कि आप हमें दोबारा बता दोगे। इधर सुनो ध्यान से मेरे नंद गोपाल, ये मैंने बोला है कि जब भी आपको लीव सैलरी मिलेगी ना, जब भी आपको लीव सैलरी मिलेगी, जब भी आपको लीव सैलरी मिलेगी उस केस में बस ये ध्यान देना कि जितनी लीव सैलरी मिल रही है वो सारी एग्जम्प्ट नहीं होती, सारी टैक्सेबल नहीं होती, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होती है। पहला जितना एक्चुअल, दूसरा 3 लाख की लिमिट, तीसरा 10 मंथ सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, और फोर्थ अर्न लीव सैलरी ऑन द बेस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो पहला भी 3 लाख आ गया, दूसरा भी 3 लाख आ गया, तीसरा 10 मंथ को मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, वो हमें कितनी दी है 24,000, तो 10 मल्टीप्लाई 24 कितना हो गया 2,40,000। तीसरा पॉइंट आ गया। फोर्थ में उसने बोला 18 महीने की अभी लीव बची है, तो 18 महीने और लास्ट 10 मंथ की एवरेज कितनी है 24,000। तो सोच के बोलना इनमें से कम मेरा क्या आएगा, 10 महीने वाला कम आएगा ना, तो 2,40,000 पे एग्जम्प्ट है, 3 लाख मुझे मिले हैं, 2,40 एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल कितना हो गया 60,000। उसने हमसे मांगा ही क्या है, टैक्सेबल अमाउंट मांगा है। अगर वो एग्जम्प्टेड मांगता तो आंसर 2,40 आता, उसने टैक्सेबल मांगा है तो आंसर मेरा कितना आएगा 60,000 पे, ये मेरा आंसर आएगा। इतने गिरे गिरे क्वेश्चन आते हैं, उठाने पड़ते हैं, बताओ। और बच्चा कहता है पेपर मुश्किल आता है सर। कई बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, सर आओ ना दिसंबर 19 पे आओ, ठीक है री, आप जून 19 पे आओ, फिर देखना आपको भी पता लगेगा पेपर कैसा आता है। सर धीरे धीरे करते करते दिसंबर 19 तक भी आ जाएंगे और मैं आपके मुंह से ही निकलवाऊंगा, बताओ पेपर मुश्किल है या आसान है। 3 घंटे जब हम बैठते हैं ना, बस हमारा थोड़ा सा अगर सही तरीके से माइंड काम कर जाए, हर बच्चे की एग्जामिनेशन आने की कैपेबिलिटी है यार। इतने 90% वाले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, 99% वाले बच्चे, मतलब +2 12वीं के अंदर 90% नंबर है आपके, 90% से ऊपर वाले बच्चे भी होंगे जो 40 नंबर नहीं ले पा रहे यार। 40 नंबर लेना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। रीजन भी क्योंकि हमें अपने माइंड पे विश्वास नहीं रहा, हमें दूसरों पे विश्वास हो गया। और अगर जिस बच्चे को अपने माइंड पे विश्वास नहीं है ना, वो 40 नंबर का 30 भी नहीं ले पाएगा। तो मैं तभी कहता हूं अपने माइंड पे जिस दिन विश्वास करोगे ना, उस दिन आप देख लेना, अगर पेपर में एग्जामिनेशन ना हो फिर मुझे बोल देना। आप विश्वास तो करो कि भैया जो मैं करूंगा सच्चे दिल से करूंगा, मेहनत से करूंगा, मेरे मार्क्स इस बार आएंगे। तो सिंपल सी बात यह है, अगर एफर्ट्स करोगे ना तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी, अलाउंस एंड परक्विजिट अलाउड टू एन एम्प्लॉई फॉर द सर्विस आउटसाइड इंडिया आर टैक्स फ्री इन केस ऑफ। हाँ जी, अलाउंस और परक्विजिट मिल रहे हैं एक एम्प्लॉई को जिसने सर्विस आउटसाइड इंडिया दी है, एग्जाम किसके हाथ में होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के हाथ में। याद करो मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर के अंदर भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलाउंस और परक्विजिट मिलते हैं, जो सर्विस वो इंडिया से बाहर देता है, उसके हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं। सेक्शन 10(7) में अलाउंस एग्जम्प्ट है, तो आंसर बनेगा गवर्नमेंट। ठीक है, इसका आंसर बी है, इसको बी कर लेना। अगला क्वेश्चन आ गया जी, एन LLP। LLP मींस फर्म इंक्लूड्स LLP। दोबारा बोलो, फर्म इंक्लूड्स LLP। तो क्वेश्चन LLP का आ गया। एन LLP क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD पता किसका है? याद करो, एक चैप्टर था PGBP का, उसके अंदर सेक्शन 35 AD था। उसमें वो 14 बिजनेस से 14 बिजनेस याद करो, होटल बनाने हैं, हॉस्पिटल खोलने हैं, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग। हाँ सर, याद आ गया ना, वो 14 बिजनेस। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है LLP ने 35 AD की डिडक्शन क्लेम की है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 JC विल अप्लाई व्हेन द एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड। सर मैंने मैट और AMT की रिवीजन भी आपको आधे घंटे के अंदर करवाई थी। याद करो, मैंने उस टाइम भी कहा था कि AMT जो है इंडिविजुअल HGF, AOP, BY और AJP, उन पे तब लगेगा अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होगी, और इनको छोड़कर कोई भी होंगे स्टार्टिंग से लगेगा। तो पार्टनरशिप फर्म, LLP, इनमें 20 लाख की कोई लिमिट नहीं होती। तो उसने ये कौन सा मांगा है? LLP। तो अपने बोल देना LLP पर 20 लाख के बाद लगेगा, स्टार्टिंग से लगेगा। स्टार्टिंग से लगेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए, नो लिमिट, ये आंसर आएगा।
देखो 20 लाख की लिमिट दे रखी है, और कई नालायक बच्चे पता है क्या रट के जाते हैं, 20 लाख तक एएमटी नहीं है। नालायक को आपने साथ में ये भी देखना है 20 लाख तक किस पे नहीं है। 20 लाख की हर केस में लिमिट नहीं है साहब, 20 लाख की लिमिट है इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीआई और एजेपी, उस केस में 20 लाख की लिमिट है, बाकी किसी भी केस में 20 लाख की लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग से एएमटी लगेगा। तो आंसर इसका आएगा ए, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, रजत परचेज ए कार ऑफ हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गाड़ी लिया 5 लाख की अप्रैल 19 में, और गाड़ी सेल कर दी 5.5 लाख की जुलाई 19 में, कैपिटल गेन निकाल दो। फटाफट से निकालो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के अंदर सेल कर दी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 50,000। एक बच्चा कह रहा है 50,000, नाले को यहां पे कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन क्यों नहीं आएगा सर, गाड़ी तो एसेट होती है। हाँ याद करो क्लास के अंदर, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट ए कैपिटल एसेट, और अगर पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन कैसे आएगा? तो इसका आंसर आएगा नील, कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, आंसर इसका नील आएगा। यस सर, क्वेश्चन करने में ना मजा आ रहा है कसम से सर, डेली आप क्वेश्चन कराते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है सर, हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, पक्का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप लेके आओगे, अपने पेरेंट्स के लिए लेके आओगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए लेके आओगे, जितना मेरी तरफ से हो सकेगा उतना मैं आपके लिए करूंगा, मैं भी पूरी जान लगा दूंगा, आपने भी जान लगानी है, फिर देखना मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। आगे देखो जी, एक कंपनी इंकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, हानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च पे, याद करो 3514, याद आ रहा है कुछ 3514 पीजीपी का, अगर कैपिटल खर्चा करोगे साइंटिफिक रिसर्च पे 100% डिडक्शन मिलती है, बट अगर खर्चा लैंड पे की है तो लैंड वाले केस में ना तो डेप्रिसिएशन है ना 3514 है। और ये देखो कह रहे हैं लैंड पर खर्चा किया 5 लाख, भाई क्रॉस नहीं मिलेगा, मैंने काटा मार दिया, बिल्डिंग 10 लाख मिल जाएगा, इक्विपमेंट 7 लाख मिल जाएगा, तो आपने आप बोल देना डिडक्शन मुझे कितने की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी, और 7 लाख की मिलेगी, कितने की मिलेगी, 17 लाख की मिलेगी, आंसर 17 लाख है। अब जिसको यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन 3514 का है, और इसको यही नहीं पता 3514 में कैपिटल खर्चे में वेकेंट लैंड नहीं आती, लैंड वाले खर्चे नहीं आते, तो इसका आंसर क्या पता क्या देके आएगा, 22 लाख देके आएगा। वो क्या करेगा, फटाफट कैलकुलेटर उठाएगा, 3 घंटे हैं, उसका माइंड काम तो कर रहा है इतना, उसने देखा अच्छा कैपिटल खर्चा 5 प्लस में 10 प्लस में 7 22, ओ 22, फटाफट से गोला भर दो 22 लाख का, यस मेरा 22 लाख आंसर आ गया, पीछे वाले का भी 22, अगले वाले का 22, बाहर खा रहे हैं मैकडी का बर्गर, नंबर आने 15-16। उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा कि कैपिटल खर्चे 3514 में लैंड वाले खर्चे अलाउड नहीं होते, तो भैया अलाउड कौन से होंगे, लैंड को छोड़कर कोई भी कैपिटल खर्चा सब अलाउड है, तो कितना आंसर आएगा 17 लाख रुपए, करेक्ट आंसर 17 लाख होगा। आगे देखो जी, ए लेडी रिसीव गिफ्ट वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम हिज रिलेटिव एज डिफाइंड अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। लो जी, एक लेडी को 1 लाख रुपए रिलेटिव से गिफ्ट मिला, रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है जी। एक बच्चा कह रहा है शादी पर एग्जम्प्ट होता है, नालायक शादी पर कोई भी दे एग्जम्प्ट होता है, और शादी के अलावा अगर एग्जम्प्ट करवाना है तो रिलेटिव से लेना पड़ेगा, तो रिलेटिव कभी भी दे एग्जम्प्ट है, रिलेटिव के अलावा कोई देगा तब शादी पर एग्जम्प्ट है। तो देखो रिलेटिव से मिला 1 लाख एग्जम्प्ट है, क्रॉस मार दो, फिर 60,000 पे ऑफिस कलीग से मिले हैं उसके मैरिज एनिवर्सरी पर, बच्चे सामने बैठ के हंस रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से बच्चे मेरे को, ओ माय गॉड इतने स्माइल क्यों पास करें नालायक को। बच्चा कह रहा है मैरिज एनिवर्सरी आ गया सर, मैरिज नहीं है, गलत मत कर देना आप क्वेश्चन, सर प्लीज गलत मत कर देना, मैरिज एनिवर्सरी है, नहीं करूंगा, मैरिज एनिवर्सरी मतलब टैक्सेबल, तो टैक्सेबल कितना होगा, सिर्फ 60,000 पे, तो आंसर कितना आएगा 60,000। हे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते पेपर में, ऐसे ऐसे ही आएंगे, ऐसे ऐसे ही आएंगे, बट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कौन से क्वेश्चन आसान है कौन से मुश्किल है, ठीक है जी। आपके अंदर कैपेबिलिटी 80+ मार्क्स लेने की एबिलिटी रखते हो आप अपने को डिमोटिवेट करते हो ना, आधे बच्चे कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, खुद ही बोलते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, दूसरा तो फिर क्या मोटिवेट करेगा, खुद तो कम से कम बोलो कि मैं करके दिखाऊंगा, ताकि अगले वाला ही बोले नहीं तू कर सकता है। आगे देखो जी, Which of the following is not deductible while calculating taxable income from business? बिजनेस की इनकम निकालते हुए हम किसकी डिडक्शन नहीं देते, याद करो इनकम टैक्स, मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे आप कभी P&L में डेबिट नहीं करते इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि इनकम टैक्स एक पर्सनल लाइबिलिटी है। बच्चा कहता है सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लोकल टैक्स ये सब कर देते हो, मैंने आपको लिखवाया भी था, जो बच्चों का भी पीजीपी खत्म हुआ है चेक कर लेना, पीजीपी के अंदर एक सेक्शन हमने किया होगा 48(2), अगर आपको ध्यान आता हो, उसके अंदर मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चे इनकम टैक्स में डेबिट नहीं होते,
तो भैया इनकम टैक्स कभी डेबिट होगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं दिल से चाहता हूं कि आपके एग्जाम में आए। बच्चा कह रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों मरवा रहे हो सर, हमें 1 नंबर क्यों आप? नहीं 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 नहीं, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना सर, बिलीव मी, अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ना, इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकते। इधर सुना ध्यान से, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपसे थोड़ा बहुत पूछता हूं। मुझे नहीं पता किन बच्चों ने जीएसटी की रिवीजन क्लास देखी है, नहीं देखी, बट उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं बच्चों ने जीएसटी की रिवीजन क्लास देखी होगी। ठीक है जी, आप चाहे वो एक साथ देखी है, कई बच्चों को मैंने उस टाइम भी कहा था कि 18 घंटे कई बच्चे लगातार बैठे थे। ठीक है जी, कई बच्चों को लगा विवेक सर भी लगातार घर के अंदर बैठे थे, तो मैं भी लगातार घर मतलब बैठूंगा। कई बच्चों ने पार्ट्स में देखी, कैसे भी देखी, देखने से मतलब है, बस देखनी चाहिए, क्योंकि हमें ये हो कि हमारा पूरा जीएसटी रिवाइज हो गया, चाहे वो 1-1 घंटे करके देखी, चाहे वो 2-2 घंटे करके देखी, कैसे भी देखी, देखी है ना, मतलब हमें रिवीजन मिल गई। अब प्लीज ध्यान सुनना, मेरी फैमिली पूरी सामने बैठी है, उसमें आपने एक चैप्टर किया होगा आईटीसी का, आईटीसी का चैप्टर, हाँ सर किया था आईटीसी का चैप्टर। सर आपको एक बात बोले, सेक्शन 16 से लेके 19 तक ये सारे सेक्शन आईटीसी के हैं। यार कमाल कर दिया आपने सर। सेक्शन 16 में ना, सेक्शन 16 में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक पॉइंट आपने किया होगा कि अगर अगर ध्यान रखना, अगर आपने मशीन की जो वैल्यू है और उस पे जो आपने जीएसटी पे किया, अगर उसके जीएसटी के पोर्शन पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो वहां पे लिखा था कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर याद करो, सेक्शन 16 में पॉइंट था कि अगर जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये याद आ रही है ये बात? और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रही है ये बात। सेक्शन 16 में मैंने बोली थी रिवीजन क्लास के अंदर भी कि भैया अगर आपने जीएसटी पर आईटीसी क्लेम कर लिया तो उसका डेप्रिसिएशन मत क्लेम करना, क्योंकि डबल बेनिफिट कभी मिलता नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं, ये क्वेश्चन देखो, उसी के ऊपर बेस है, बट ये क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम जीएसटी था नहीं, क्योंकि दिसंबर 16 है और जीएसटी हमारा 17 के अंदर आया, तो उस टाइम एक्साइज ड्यूटी था, और एक्साइज ड्यूटी में ना, जो जीएसटी में हम नाम बोलते हैं आईटीसी, एक्साइज ड्यूटी में उसको बोलते थे सेनवेट। मैं दोबारा बोलूंगा, जीएसटी में हम बोलते हैं आईटीसी, एक्साइज के अंदर बोलते थे सेनवेट। सेनवेट ये देखो ये रहा, तो इस सेनवेट को आप आईटीसी पढ़ के चलोगे। क्या पढ़ के चलोगे? अब अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो यहां पे सेनवेट नहीं लिखा होगा, यहां पे आईटीसी लिखा होगा, और यहां पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लिखा होगा, यहां पे जीएसटी लिखा होगा, क्योंकि अब जीएसटी आ गया ना। आओ क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं और सही करते हैं। लिखो जी, एक बार देखो, एक कंपनी है एक्वायर मशीनरी 5,75,000, उसने मशीन एक्वायर किया 575 की, विच इंक्लूड्स, अब मैं बोल रहा हूं जीएसटी, क्योंकि अब जीएसटी आ गया ना, विच इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 75,000 एलिजिबल फॉर आईटीसी, एलिजिबल फॉर आईटीसी, इट बोरो 3 लाख फ्रॉम ए बैंक, परचेज ऑफ सेड मशीन। इस मशीन को लेने के लिए 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया और उस पर 25,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया, तो ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा हो गया। अब एक बात मैंने सोच के बोला, पहली बात तो अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, उसने मांगा क्या है? उसने हमसे मांगा है कि दी एलिजिबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो बता दो, आपको डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो बता दो, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15% है, और आपने यूज करनी स्टार्ट की है 15 सितंबर से। तो भैया सिंपल सी बात तो ये है, 15 सितंबर से 31 मार्च तक आप सब जानते हो 180 दिन से ज्यादा यूज है, और अगर 180 डेज से ऊपर है तो पूरा 15% मिलेगा। बट 15% किस पर मिलेगा? 15% किस पर मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला भैया 575 में से ना 75 तो बाहर निकाल दे, 75 बाहर निकाल। एक बच्चा कह रहा है क्यों बाहर निकालने हैं? क्योंकि उस पर आईटीसी मिलेगा, और अगर आईटीसी मिलेगा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना, तो भैया अब वैल्यू आ गई 5 लाख। इस 5 लाख में 25,000 ऐड करने हैं, रीजन मीन क्योंकि 25,000 का इंटरेस्ट पे किया, और अगर इंटरेस्ट पे किया मेरी कोस्ट का पार्ट बन गया, मेरी कोस्ट का पार्ट बन गया ना, क्योंकि 5 लाख की वैल्यू प्लस में 25 इंटरेस्ट, तो मेरी कोस्ट बन गई 525, उसका 15% निकालोगे तो आंसर आएगा 78750, ये आंसर आएगा। सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज, इधर देखो ध्यान से, मैंने ये बोला है सर, मैंने ये बोला है कि अगर आपने एसेट ली 575 की, उसमें 75 आपका जीएसटी है, उस पर आईटीसी मिल रहा है, तो उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि बेनिफिट एक मिलेगा। आप आईटीसी क्लेम करो, अब रह गई 5 लाख। अब 5 लाख में 25,000 ऐड करने पड़ेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि आपने जो लोन लिया था उस मशीन के लिए, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो वो भी तुम्हारी कोस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो 5 प्लस में 25, 5-25, उसका पूरा 15% निकालोगे तो ये आंसर निकल के आएगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो ये क्वेश्चन आपका है जी।
कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर फिर भी कोई डाउट हो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना। उम्मीद करता हूं वैसे डाउट आपको होंगे नहीं, अगर आप दोबारा से सुन लोगे ना डाउट हो ही नहीं सकते। उसके बाद देखो जी, एक कंपनी हैज प्रोवाइड लैपटॉप 50,000 टू इट्स एम्प्लॉई फॉर ए ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस। टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? नील। याद करो मैंने पहले भी कहा था, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, इसकी नेचर ऑफिशियल होती है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। एक बच्चा सामने बैठा है, कह रहा भाई सर ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें ना पर्सनल भी लिखा हुआ है। मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन ध्यान से, मेरे नंदू बोलूं, नंद भगवान बोलूं, क्या बोलूं सर? आप हमें नोनू मोनू सोनू बोल दो, ठीक है? मेरे नोनू मोनू सोनू, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। और याद करो मैंने क्लास में कहा भी था आपको कि भैया लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, इसकी नेचर ऑफिशियल होती है। अब अगर थोड़ा बहुत पर्सनल यूज भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परक्विजिट की वैल्यू हमेशा नील लिख के आनी है। परक्विजिट हमेशा नील आएगा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में, चाहे क्वेश्चन पर्सनल ही क्यों नहीं कह रहा तो भी नील आएगा, क्योंकि नेचर इसकी ऑफिशियल है। और अगर नेचर ऑफिशियल है तो मुझे बेनिफिट मिला ही नहीं, और अगर बेनिफिट ही नहीं मिला तो मेरे हाथ में टैक्सेबल क्यों होगा? तो आंसर क्या आएगा? नील। ये बात क्लियर है? आगे देखो जी, अगला है रितेश एन इंडियन सिटीजन। रितेश एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, उसने लेफ्ट इंडिया बोला है ठीक है ना? यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी? तो रितेश इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर यूके 1 सितंबर 19 को टू टेक अब ए जॉब। अब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है। और देखो जैसे ही मैंने बोला ना एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, कितना अच्छा बच्चों ने आंसर दिया। बच्चे कहते हैं सर जब ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं ना तो इस केस में ओनली कंडीशन 1 चेक करेंगे, क्योंकि हमें याद है आपने क्लास में कहा था बेसिक कंडीशन 2 होती हैं, 182 डेज वाली और 60 डेज वाली। बट 3 केस में हम ओनली 1 चेक करते हैं। एक तो इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। फिर आपने कहा था इंडियन सिटीजन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, तो उस केस में ओनली 1 चेक करेंगे। और एक इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जाएगा एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो भी ओनली 1 चेक करेंगे। तो उसमें से एक केस आ गया। अब अगर एक केस आ गया, ओनली कंडीशन 1 चेक करेंगे। तो वो जा कब रहा है? सर वो गया 1 सितंबर को, तो सितंबर तक वो इंडिया में था ना। देखो जी, अप्रैल में इंडिया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 1 सितंबर। मैंने आपको कहा भी था कि जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाएगा वो भी दिन इंडिया में काउंट करते हैं। तो अगर मैं इन सबको टोटल कर दूंगा तो 154, और ये 182 से कम है, तो ये क्या बन जाएगा? एनआर। इसका आंसर ही आएगा। अब सोच के बोला जिनको यही नहीं पता कि इसमें ओनली कंडीशन 1 चेक करनी है, वो क्या बोलेंगे? अच्छा 60 और मोर है, पिछले 4 साल में 365 तो होगा, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, तो भैया ये आरओआर बन जाएगा। वो ये दिखाएंगे ये वाला आंसर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वाला पॉइंट एक्सेप्शन में कवर है, और एक्सेप्शन वाले केस में ओनली 1 चेक करते हैं, ओनली 1 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये एनआर बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन हमें काट देना। ये वैट का है जी, और वैट तो कब का खत्म हो चुका है, इसको यहां से अब हटा दो, ये मैंने काटा हुआ है। आगे जी, सतीश ब्रोट इनटू इंडिया इन प्रीवियस ईयर पास्ट अनटैक्स इनकम। याद करो सर, जो बच्चे डेली लाइव सेशन, ये जो शाम का सेशन है लाइव प्रीमियर जो चलता है मेरा, ठीक है, अगर वो डेली अटेंड करते हैं, उसके अंदर मैंने सेक्शन 5 करवाया था रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, और मैंने उसके अंदर कहा भी था कि पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं ना, वो किसी के केस में टैक्सेबल नहीं होते, चाहे वो आरओआर हो, आरएनओआर हो, एनआर हो। तो अगर ये पता नहीं आपको तो जाके वो सेशन पहले देख लेना। उस सेशन के अंदर मैंने सेक्शन 5 पर पूरा कम से कम 1 घंटा लगाया था, और मैंने समझाया भी था उसके अंदर कि पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे। तो उसने क्या मांगा है कि ये इनकम किसकी बनेंगे जी? किसी की नहीं बनेंगे, नन ऑफ द अबव। ना तो ये आरओआर की बनेंगे, ना ये आरएनओआर की बनेंगे, ना ही एनआर की बनेंगे। उसके बाद देखो जी, एज पर सेक्शन नंबर 35 डीडीए। अब जैसे मैंने बोला 35 डीडीए, अब जिन बच्चों का, लक्ष्मी नगर वाले बच्चों का और ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों का अभी पीजीपी खत्म हुआ है, 35 डीडीए पता किसका है? याद करो मैंने कहा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जब वीआरएस देगा, तो वीआरएस जब पेमेंट करेगा तो उसका जो भी खर्चा होगा अलाउड करेंगे 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर। बाकी जो बच्चे मेरी यूट्यूब फैमिली की हैं उन्होंने पीजीपी किया होगा, रिवीजन क्लास देखी होगी 19 घंटे की, उसके अंदर मैंने समझाया था कि वीआरएस वाले खर्चे अलाउड करने हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो आपका आंसर आएगा ये वाला। तो बताओ सर क्वेश्चन में है क्या? अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपने रिवीजन क्लास अगर पहले देखी होंगी, और एक बार आप पहले पढ़ के आ रहे हो ना, तो क्वेश्चन मुश्किल आपको लग ही नहीं सकते। और अगर आप डायरेक्टली यहां पे आके बैठोगे तो आप मेरी भी बुराई करोगे, मुझे भी गालियां निकालोगे, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बुरा बोलो, गालियां निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी ये अगर आप पहले पढ़ के आओगे तो और आपका ना इंप्रूवमेंट अच्छी होगी, आपको ये लगेगा यानी मुझे सारा कुछ आता है।
उसके बाद देखो जी, अमित रिसीव 70,000 बीइंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी आफ्टर रिडक्शन ऑफ टीडीएस। वो कह रहे हैं 70,000 की इनकम है, इसमें टीडीएस कट चुका है, तो आपको टोटल इनकम बतानी है, टोटल इनकम कितनी है। अब सोच के बोलना, अगर 70,000 पे टीडीएस कट चुका है, टीडीएस का रेट क्या है लॉटरी पर 30%, तो अगर इस पे 30% टीडीएस कट चुका है ना, तो ये 70,000 70 के बराबर है। सर अगर ये 30% टीडीएस कट चुका है तो इट मीन ये इनकम पूरी 100% नहीं है ना, क्योंकि 30% टीडीएस कट चुका है, तो ये इनकम 70 के बराबर है। तो अगर ये 70 के बराबर है, मुझे टीडीएस से पहले की इनकम निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, 1,00,000 रुपए। तो वो देखो उसने क्या बोला है, ग्रोस इनकम कितनी है, वो तो 1,00,000 रुपए है ना। मेरी बात समझ में आ गई आपको? एक बार दोबारा समझाता हूं, कई बच्चे आंखें खोल के बैठ गए, कह रहे भाई समझ में नहीं आ रहा, मैं सेशन छोड़ के भाग रहा हूं, मेरे को नहीं आ रहा कुछ समझ में। इधर देख, मत जा हाथ तो मत जाओ, इधर देखो ध्यान से नालायकों, ये 70,000 मेरे हाथ में पैसे आए हैं, इसमें टीडीएस कट चुका है। अब अगर टीडीएस कट चुका है तो इट मीन ये पैसा पूरा नहीं है, टीडीएस कटने के बाद है। टीडीएस कितना कटा, 30%, तो ये कितना हो गया 70। तो अगर ये 70 है तो 100 कितना आएगा, वही तो निकालना है। तो आंसर कितना आएगा, 1,00,000। अच्छा आ गया सर, समझ आ गया, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 19। आगे 20, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज डिडक्टेबल। याद करो 35A बेबी और 35A बी ए। आपको मैंने कहा था 35A बेबी लाइसेंस वाला, और ABA जो नया सेक्शन था स्पेक्ट्रम, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को लाइसेंस मिलते हैं, स्पेक्ट्रम मिलते हैं, उस पर जो भी आप खर्चा करते हो वो खर्चा कैपिटल है। बट कैपिटल खर्चा होने के बावजूद भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने कहा था जितने साल की लाइसेंस की लाइफ होगी उतने साल के लिए वो खर्चा अलाउड होगा। तो देखो यहां पे क्या है, इक्वली ओवर द पीरियड ऑफ द लाइसेंस, मतलब जितने साल वो लाइसेंस की लाइफ होगी उतने साल से आप डिवाइड कर देना, कोई 5 साल नहीं, कोई 10 साल नहीं, कोई 15 साल नहीं। ये बातें आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, अगर आपको ध्यान आ जाए तो जितने साल की लाइसेंस की लाइफ उतने साल से डिवाइड करेंगे। बताओ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद देखो जी, if there is an apparent error in the intimation dated 11 June 16 issue under section 143(1), the time limit for filing application for rectification under section 154 is available। सर आपने एक चैप्टर क्या होगा, रिटर्न ऑफ इनकम का। उस रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में एक सेक्शन आता है 154 कि अगर कोई डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया, उसमें कोई गलती हो गई, तो उस गलती को सही करने के लिए 4 साल मिलते हैं। 4 साल कहां से, असेसमेंट ईयर के एंड से, मतलब उस साल के एंड से। तो भैया ये साल मेरा कहां पे खत्म होगा, ये साल मेरा खत्म होगा 31 मार्च 17, तो वहां से 4 साल मेरे क्या बनेंगे, 31 मार्च 21। तो ये आ गया। बच्चा कह रहे नहीं समझ में आया। सर रेक्टिफिकेशन जो डिपार्टमेंट करता है उसकी टाइम लिमिट 4 साल होती है, और 4 साल कहां से, उस ईयर के एंड से। तो भैया ईयर हमारा चल रहा है ये वाला, तो ये मेरा कौन सा 16 17 है ना, खत्म कहां पे होगा 31 मार्च 17, वहां से 4 साल काउंट करोगे 31 मार्च 21, ये आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस जी, न्यू सिलेबस वाले बच्चे अब 2 मिनट के लिए लंबा गहरा सांस लें और रिलैक्स फील करें, उनके लिए नहीं है। When an advance ruling is obtained is applicable to, ठीक है जी। अब जो एडवांस रूलिंग जो अपने ली है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, द एप्लीकेंट हु साउट इट, मतलब जिसने एप्लीकेशन डाली है उसके लिए एप्लीकेबल है ना। ये थोड़ा कि इस इंडिया में जितने लोग रहते हैं जिन्होंने वो ट्रांजेक्शन की है सब पर एप्लीकेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती है नहीं, जिसने एप्लीकेशन डाली उसी पर्सन पर यह एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो जी, आगे देखो, उसके बाद देखो यहां पे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेबी, 115 जेबी। सर याद करो 115 जेबी, आपको मैंने याद करवाया था जब वी मेट, जब वी मेट मतलब एक प्रोविजन किसका है, मैट का। जब वी मेट, हाँ सर याद आ गया, जब वी मेट मतलब प्रोविजन किसका है, मैट का। अब वो कह रहे हैं मैट किसके ऊपर लगता है, तो भैया मैट कंपनी पर लगता है। ऑल कंपनी, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, बट कुछ एक्सेप्शंस आपने क्लास में की थी, और ये मैट का प्रोविजन मैंने रिवाइज भी करवाया था इस सेशन के अंदर, आधे घंटे के अंदर। पता नहीं किस बच्चों ने रिवाइज किया, किन्होंने नहीं किया, वो जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने कहा था कई सारी कंपनी मैट से बाहर है, उन कंपनी पर मैट नहीं लगता, बाकी सब पर मैट लगता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल कंपनीज, ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस का है जी। अगला क्वेश्चन ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस वाले बच्चे फिर लंबा गहरा सांस लेंगे, अब उनका क्वेश्चन नहीं है। assessee who are eligible to approach dispute resolution panel regardless of the transfer pricing adjustment are the foreign company। एक चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, उसके पास कौन जा सकता है, फॉरेन कंपनी जा सकती है।
अब फॉरेन कंपनी हर केस में जा सकती है, चाहे वो केस कोई भी हो। उसने मुझसे वही मांगा है कि भैया इसके पास कौन जा सकता है हर केस में, दैट इज फॉरेन कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, अब एक क्वेश्चन सबके लिए, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स टू बी 100%। याद करो मैंने आपको टीडीएस के चैप्टर में बताया था, और टीसीएस का एक चैप्टर उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आप टीडीएस नहीं काटते या टीसीएस कलेक्ट नहीं करते तो जितना टीडीएस टीसीएस कलेक्ट नहीं किया उसके बराबर पेनल्टी होती है। तो बराबर मींस 100%, तो आंसर क्या आएगा 100% ये आंसर आएगा। सर हमें तो ये पेपर दिसंबर 16 वाला बड़ा आसान लग रहा है, तो ये पेपर आसान आया था क्या? ये पेपर आसान नहीं था नालायक, सारे पेपर आसान आते हैं। ये मुश्किल मुश्किल कौन से पेपर अभी तक हमने मुश्किल किए हैं? 3 पेपर हम कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन मुश्किल लगे आपको? कितने डाउट आपने मुझसे पूछ लिए बताओ? सारे क्वेश्चन आसान है, पेपर के अंदर यही मुश्किल लगते हैं। रीजन में क्योंकि पेपर के अंदर एक तो हमारा माइंड प्रेशर में है और दूसरा माइंड खराब करने वाले और कई सारे लोग होते हैं। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, क्वेश्चन को आसान बनाया जाता है। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इज एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड। हनी स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस कितने साल तक आगे जाते हैं? याद करो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के 4 साल, और वो हॉर्स रेस वाले वो भी 4 साल। तो उसने मांगा क्या? स्पेक्युलेटिव कितने साल आएंगे? 4 साल। अगला क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस का है जी, न्यू सिलेबस वाले बच्चे फिर लंबा गहरा सांस ले, उनके लिए क्वेश्चन नहीं है। इसमें कहना चाह रहे हैं आपका एक चैप्टर है सेटलमेंट कमीशन, एक चैप्टर ओल्ड सिलेबस में है सेटलमेंट कमीशन। अब सेटलमेंट कमीशन के पास कौन जा सकता है? जिसकी चोरी 50 लाख से ऊपर की हो, या आपने पढ़ा होगा जिसकी चोरी 50 लाख से ऊपर की हो उस केस में ही सेटलमेंट हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा 50 लाख आएगा जी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये सबके लिए, इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट फॉर शिपिंग बिजनेस। याद करो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये क्वेश्चन कई बार आ गया जी, और मैंने क्लास में आपको याद भी करवाया था। याद करो 44B, बेबी, ट्रिपल बेबी, बीबियां, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। मैंने कहा था पानी में चलने वाले 7.5%, हवा में उड़ने वाले 5%। तो ये कौन से हैं? पानी में चलने वाले ना, तो कितना है? 7.5%। ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद अगर आपने इनकम टैक्स ज्यादा पे कर दिया, अगर आपने इनकम टैक्स ज्यादा पे कर दिया, गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी। तो अगर गवर्नमेंट रिफंड देगी तो रिफंड वाले केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पैसा देने की बारी आती है तो गवर्नमेंट मांग लेती है 18%, और जब पैसा लेने की बारी आती है तो गवर्नमेंट 6% पर एनम देती है। तो इनकम टैक्स में जब भी रिफंड मिलेगा इंटरेस्ट हमें मिलता है 6% पर एनम। उसके बाद जी, द लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन वाले केस में कितनी लिमिट के बाद टीडीएस कटना स्टार्ट होगा? इसका आंसर है 15,000। ठीक है, ये इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। लिमिट पहले पुरानी अलग थी, अब नई लिमिट जो है दैट इज सेक्शन 194 के अंदर जो है वो हमारा 115,000 रुपए की लिमिट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 15,000। तो इंश्योरेंस कमीशन वाले केस में लिमिट कितनी है? 15,000 रुपए की, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O इज पेबल बाय। याद करो फटाफट से। सर सीडीटी कॉन्सेप्ट आपको मैंने कहा भी था, सीडीटी कॉन्सेप्ट किस केस में लगता है? ओनली डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी वाले केस में कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। फॉरेन कंपनी अब जब भी डिविडेंड बांटती है वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो डोमेस्टिक कंपनी सीडीटी काटती है, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। तो उसने क्या बोला? ये कॉन्सेप्ट किसके हाथ में लगता है? तो भैया डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में लगता है। बताओ ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन देंगे तो पेपर में क्या, पेपर बच्चा कह रहा है पेपर अगर ऐसा क्वेश्चन सर इस बार दे दिए ना, सही में कह रहा है 90+ मार्क्स आएंगे। इससे मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे तो भी आएंगे, इतनी प्रैक्टिस हम करके जाएंगे, ये बात ध्यान देना। अगला क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस का है जी। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस का है, मॉनिटरी लिमिट एग्रीगेट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एसोसिएट एंटरप्राइज इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। याद करो जी, एक चैप्टर आपने क्या होगा ट्रांसफर प्राइसिंग का। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले केस में लगता है, बट मैंने कहा था स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होती है वहां पर भी टीपीए का लो लगता है, बट वो ट्रांजैक्शन एग्रीगेट वैल्यू 20 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 20 करोड़। तो बताओ लिमिट्स पूछ रखी हैं, और लिमिट्स याद कब होती हैं? अगर आप डेली बेस पे पढ़ते हो। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन देखना जी। अब यहां पे वरुण इंकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर 12,000 टूवर्ड्स कैटरेक्ट सर्जरी ऑफ हिज मदर एज 70. She also underwent a minor surgery for which he incurred expenditure 26,000. डिडक्शन कितनी मिलेगी? 80D में। अब एक क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम ना पेरेंट्स वाले केस में लिमिट होती थी 30,000 रुपए की। अगर आपको ध्यान आ रहा हो पहले एक जमाना था 30,000 रुपए की लिमिट थी, बट अब लिमिट कितनी है? 50,000। तो अगर अब लिमिट 50,000 है तो भैया 12,000 और 26,000 कितना हो गया?
38,000, तो मुझे अलाउड कितना होगा? पूरा 38 अलाउड होगा। तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है आईसीएसआई ने, वो पुराने लॉ के बेस पे है। नया आंसर बनेगा 38,000। रीजन बीइंग क्योंकि अब लिमिट हो चुकी है। अगर पेरेंट्स हमारे सीनियर सिटीजन हैं तो लिमिट हमारी 50,000 रुपए की है, डिडक्शन के चैप्टर में सेक्शन 80D। तो भैया अब मुझे कितना मिल जाएगा? पूरा 38,000। तो अब जो आंसर बनेगा ना वो 38 बनेगा। तो हमें नया लॉ करना है, पुराना लॉ हमारे किसी काम का ही नहीं है। नए लॉ में आंसर क्या बनेगा? 38,000। आगे आओ जी। ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, उसकी ग्रोस रिसिप्ट है 40 लाख और उसने स्पेंड कर दिया 28 लाख। तो वो कहना चाह रहे हैं कितनी इनकम टैक्सेबल होगी ट्रस्ट के हाथ में। आपसे मैंने कमिटमेंट की हुई है, टेंशन मतलब सर। बच्चा कहता है याद करवा दो सर को, फटाफट से याद करवा दो भाई, फटाफट कमेंट में लिख दो सर चैरिटेबल ट्रस्ट की रिवीजन डाल दो। सर एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, और मैंने बोल दिया कि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट की रिवीजन डालूंगा तो डालूंगा। बट पहले हम कुछ टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। मैं अपने आप आपके बिना कहे यूट्यूब पे रिवीजन डाल दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले तो पढ़ा होगा ना, याद करो आपने ये पढ़ा होगा, जितनी भी ग्रोस रिसिप्ट होती है उसका 15% एडहोक माइनस करते हैं, 15% एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो भैया अगर 40 लाख में से 6 लाख रुपए माइनस हो गया तो कितना रह गया? 34। अब ये एग्जाम्प्ट तब होगा जब इस पैसे को चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाएंगे। तो ये इसमें से 28 लाख रुपए लगाए हैं, तो फिर बैलेंस कितना आ गया? 6 लाख रुपए। वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। उसने यही तो मांगा है। उसने मांगा क्या सर? बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। ग्रोस रिसिप्ट में से 15% तो हर केस में एग्जम्प्ट करना ही होता है, चाहे वो आप चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाओ या ना लगाओ। तो 15 तो मैंने बाहर निकाल दिया, 6 लाख बाहर निकाल दिया। अब रह गए 34। याद करो मैंने क्लास में कहा था ये 34 लाख एग्जम्प्ट सिर्फ तब होते हैं अगर चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाओगे। बट मैंने लगाया कितने? 28 लाख रुपए। तो बैलेंस क्या रह गया? 6 लाख रुपए। वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो आंसर मेरा 6 लाख रुपए आ गया। तो फाइनली 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं सर। और देखो मैंने आगे भी आंसर रिवाइज किए हुए हैं सर, सारे आंसर रिवाइज किए हुए हैं। आपका भाई ये लगा लो दिन रात आपके लिए लगा हुआ है, ठीक है जी। बस सिर्फ इसलिए कि मुझे ये सुनने को ना मिले कि सर इस बार हम सही से पढ़े नहीं, या ये बहाना है वो बहाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार हमें पास होना है तो होना है तो होना है तो होना है तो पास तो होना है। तो फाइनली अब 35 क्वेश्चन सर हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है जी। और वही हमारे 45 से 50 मिनट हो गए हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, कहने को आधा घंटे का सेशन कहता हूं, बट 50 मिनट हमारे हो जाते हैं रिकॉर्ड करते करते, मेरे को ना इतना लग जाते हैं, ठीक है जी। बट जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उम्मीद करता हूं उन सबको ये क्वेश्चन करने से बेनिफिट मिलता होगा। और डेली आप यहां पे आते हो, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आप कम से कम आधा पौना घंटा लगा रहे हो। जो नहीं लगा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसमें नुकसान तो मुझे कहीं लगता ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। और ज्ञान बट रहा है यार, ज्ञान लेने में क्या जा रहा है, फिजूल की बातें मैं करता नहीं, ठीक है जी। मैं बस ये कहता हूं कि भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है कोशिश करता हूं कि आप मोटिवेट हो जाओ यार, क्योंकि पेरेंट्स के सपने हमें पूरे करने हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा टाइम है उन्हें कुछ बदले में देने का, ठीक है ना। और जब हमारा टाइम है, अगर हम काम नहीं करेंगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रहेगी, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन में। अगले 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इस पेपर को भी खत्म करेंगे। इस 35 क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल देना। उम्मीद करता हूं में से कोई डाउट होगा नहीं, बट एक बार दोबारा देख लेना पीछे करके, फिर भी कोई डाउट होगा एक बार दोबारा सुनना, फिर भी कोई डाउट होगा फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा एक बात और आपको बतानी है सर, शायद थर्सडे को शाम को 7 बजे आपके आईसीएसआई में एक श्री श्री रविशंकर जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। तो जो मतलब माइंड में जो हमारी टेंशन्स होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, थोड़ा बहुत तो होता है। देखो ऑब्वियस बात है, हर एक आदमी के साथ टेंशन्स होती हैं। तो उनका मेरे पास आया था कि हमने इंस्टीट्यूट में कुछ किया था, तो आपके बच्चे हैं, फैमिली है आपकी यूट्यूब पे, तो अगर हम उनके लिए कुछ कर सकें तो मे बी थर्सडे को शायद वो 1 घंटे का प्रोग्राम यूट्यूब पे हो सकता है, अगर आप बोलोगे। अगर आपको लगता है कि करवाना मतलब सर करवा दो, या उनसे क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप मुझे बता देना, ठीक है। उम्मीद मतलब देखते हैं, जैसे आप बोलोगे सर वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और जगमगाते रहो, और हमेशा अच्छे काम करो। और वीडियो वो जरूर देख लेना जो मैंने कल डाली है, उम्मीद करता हूं आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो काम आएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू यार, लव यू, टेक केयर।